नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। कल यानी 1 जुलाई से जो 2023 में कानून संसद में बनाए गए थे, बदले गए थे, वो 3 कानून लागू हो गए हैं। उन तीनों कानून पर चर्चा करेंगे। क्या वजह रही कि इन्हें बदला गया, इन कानूनों का नाम बदला गया, आईपीसी को बदला गया, सीआरपीसी को बदला गया, और तमाम चीज़ें जो हुई हैं संविधान में एक तरह का कानूनी बदलाव जो हुआ है उसके क्या मायने हैं। इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी उत्कर्ष हैं, जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है। उत्कर्ष, क्या रिसर्च है आपका इन 3 नए कानूनों को लेकर? शशांक, 3 नए कानून आ चुके हैं। पहले बता देता हूं कि ये कानून की जो आवश्यकता पड़ी 1947 से, मान के चलिए जब कानून मतलब देश आज़ाद हुआ तो एक लीगल कानून बनाना चालू किया गया, रिटन तरीके से। तो अगर पहले की बात करें 1215 में यूरोपियन सभ्यता के हिसाब से अगर बात करें तो वहाँ पे भी इस प्रकार का कानून था कि अगर एक जो राजा है, राजा ने बोल दिया कि हाँ ये चीज़ करना है और उस हिसाब से चीज़ें चलती थी, ठीक है, वो राजशाही कहते थे। लेकिन उस समय भी ये चीज़ थी, कानून हुआ करती थी और राजा को भी वो कानून मानना पड़ता था। और भारत की बात करें तो मनु के हिसाब से अगर बात करें, मनु ने ही मतलब बोला कि हाँ कानून की आवश्यकता होती है और मनु ने ही कानून का परिचय दिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये हुआ करता था कि गाँवों में मुखिया हुआ करता था, वो अपने हिसाब से निर्णय दे दिया करता था जो भी चीज़ें थी। ये पहले के हिसाब की बातें थी। लेकिन जब जो अभी आपने कहा कि राजा को भी कानून मानना पड़ता था, तो उसका एक है कि जब राजा का राज्याभिषेक होता था, उसे राजा बनाया जाता था, नया राजा बनता था, तो उसे एक दंड दिया जाता था और उस दंड को देने के बाद कहा जाता है, हे राजन, हाँ ये दंड तुम्हें दिया जाता है, तुम सर्वदंडवशी, तुम जिसकी चाहे गर्दन उतारो, जिसको चाहे क्षमा कर दो, तो तुम्हें सर्व दंडवश का अधिकार दिया जाता है, सबको दंडित करने का अधिकार है, तुम्हारे पास पावर है। लेकिन जब राजा अपने गुरु का प्रणाम करता था तो एक मोर पंख मारकर गुरु कहते थे कि धर्म दंडवशी, अगर तुम गलत करोगे तो उसका की सजा तुम्हें धर्म देगा। तो वो संविधान था और वो लागू था। तो शशांक, वही चीज़ है कि मतलब राजा को भी कानून का पालन कभी ना कभी करना पड़ा है। तो अब जो कानून है वो नैसर्गिक न्याय। तो अब कानून व्यवस्था जो है वो मतलब 1947 से लागू की जाती है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। तो अब वही कानून व्यवस्था चली आ रही थी। उसमें कुछ एक्ट थे, जैसे आईपीसी, इंडियन पिनल कोड जो था, सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो था, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो था। इन 3 जो कानून है, मैं आपको फिर से बताना चलता हूँ कि 11 अगस्त 2023 की बात है, 3 नए कानूनों को मतलब पेश किया गया संसद में। उसके बाद वो 3 कौन नए कानून है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कानून है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। यूपीएससी की तैयारी जो लड़के कर रहे हैं उनके लिए मैं एक जानकारी, जनरल नॉलेज देते चल रहा हूँ कि आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड के लिए एक रिप्लेसमेंट किया गया है। उसका जो नाम है, उसका नाम बदला गया, उसका भारतीय न्याय संहिता 2023 किया जाएगा। सीआरपीसी जो हो गया 1 तारीख से लागू हो गया, हम 2 तारीख को जी। फिर बात करते हैं सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसके स्थान पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की बात की जा रही है। उसके बाद किया गया इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलकर 1 जुलाई 2024 से इसका नाम कर दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। मैंने जो रिसर्च की है मैं आपको बताते चलता हूं। अब इसके बाद मैं अपने दूसरे पन्ने पे आ जाता हूं थोड़ा सा शशांक। और 11 अगस्त 2023 की बात है कि ये जो बिल है वो स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया, ठीक है, होम अफेयर्स की तरफ से स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया। अब दर्शकों को ये भी जानना होगा कि स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है। जैसे संसद में मतलब बहुत सारे काम होते हैं, उसमें से 2 मुख्यतः काम बताएं तो पहला होता है कानून व्यवस्था, लॉ ऑर्डर एंड ये सारी चीज़ों को लेकर, और दूसरा होता है सरकार की जो जवाबदेही है उसको सुनिश्चित करना, यानी कि हाँ सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको इंश्योर करना। तो अब स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, संसद की मतलब कामों में मदद करती रहती है। तो 11 अगस्त 2023 की बात है कि होम अफेयर्स की तरफ से यानी अमित शाह की तरफ से क्या किया गया, ये जो बिल है वो गृह मंत्री, गृह मंत्री, तो उन्होंने ये बिल जो था वो स्टैंडिंग कमेटी को दिया। अब नवंबर 2023 में क्या होता है, स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दे दी और पुराने जो बिल्स थे उनको वापस ले लिया गया। पुराने बिल्स कौन कौन से, जैसे कि आईपीसी, ये सारी चीज़ों थी, इनको वापस ले लिया गया। अब उसके बाद एक नए, ये जो नए बिल थे मैंने बताया ना, जितने नाम बताए उनको लागू कर दिया गया, ठीक है। लागू 1 जुलाई से किया गया, लेकिन ये कह दिया गया कि अब उसकी जगह 1 जुलाई से ये लागू होंगे। अब आपको पता ही है कि कोई भी बिल जो होता है वो एक्ट कब बनता है, कोई लॉ कब बनता है, जब तक कोई राष्ट्रपति उस पर साइन ना कर दे। तो भारत की राष्ट्रपति उस समय द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या किया,
साइन कर दिया, 25 दिसंबर 2023 को साइन कर दिया, ठीक है। और वो जो कानून थे उन्होंने ये बोला था कि ये कानून कब से लागू होंगे, ये कानून 1 जुलाई 2024 यानी कल बीत गया, कल से ये कानून लागू है, कानून देश में लागू है। अब अच्छा, इसमें एक और थानेदार के जो मुंशी हैं उनको याद रखना होगा कि सीआरपीसी की जगह उनको अब लिखना होगा क्या है, ये है कि वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आईपीसी की जगह उनको लिखना होगा क्या है, भारतीय न्याय संहिता। तो मुंशी जी का काम बढ़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल, काम बढ़ना भी चाहिए, सरकारी पैसा है। भारतीय न्याय, अच्छा अब मैं आपको एक एक करके बताते जाऊंगा। आपने जैसे अभी बोला है कि आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड था, इसका जो नाम है वो भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्या है, मान लीजिए कुछ अपराध में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ अपराध आपको गिनवाना चाहूँगा जो उसमें शामिल किए। ये जो अपराध हैं आपको मतलब याद रखना होगा, और इसका रील काट के जरूर डाल दीजिएगा शशांक पे, क्योंकि ये युवाओं के लिए है। वे लोग जो मतलब अपराध कर रहे हैं कि शादी का झूठा वादा करके सेक्स यानी कि शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनको सेक्शन 69 के तहत इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है, ठीक है। 10 साल की सजा मतलब मान के चलिए होने वाली है। दूसरा मॉब लीचिंग, यानी किसी को देखा नहीं और मतलब गलती है जो एक चले जाते हैं भीड़ के द्वारा जो, तो मॉब लीचिंग क्या होती है दर्शकों को बता दूं कि भीड़ में मतलब भीड़ के द्वारा जब किसी एक व्यक्ति को मारा जाता है तो उसको भी एक अपराध का दर्जा दिया गया। उसको सेक्शन 103(2) के तहत आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा है। ये 2 इंपॉर्टेंट कानून हैं। अब मान लीजिए तीसरा आता है आतंकवाद या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम को भी क्या बोला गया, आतंकवाद की परिभाषा दे दी गई। यानी अगर संयुक्त रूप से कोई पूरा प्लानिंग के साथ और वो करके मान लीजिए कोई व्यक्ति है, की परिभाषा में रखा जाएगा। मान लीजिए शशांक कोई व्यक्ति है जो भारत की एकता, संप्रभुता या फिर अखंडता या फिर आर्थिक सुरक्षा के लिए कोई भी मतलब लग रहा है कि खतरा है, तो उसको या फिर कोई पब्लिक में आतंक फैलाने की कोशिश करता है, तो ऐसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज क्राइम माना जाएगा या फिर टेररिज्म माना जाएगा। तो इसमें सजा क्या होगी, मान लीजिए अगर आपके ऑर्गेनाइज क्राइम की वजह से किसी एक आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इफ एनीवन इज डेड, तो उस केस में क्या होगा, आजीवन कारावास होगा, 10 लाख रुपए तक की फाइन। और दूसरा केस क्या है, मान लीजिए आपने कोई ऑर्गेनाइज क्राइम किया है, टेररिज्म किया है, उसमें अगर आप मतलब सजा है कि मतलब अगर किसी की मृत्यु नहीं हुई है तो 5 साल की सजा है, और माफ कीजिएगा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें गलती हो गई है कि 5 लाख रुपए फाइन है और वही मतलब 5 साल की तक की सजा इन लोगों को दी गई है। जी, आजीवन कारावास, माफ कीजिए, आजीवन कारावास है। हाँ, थोड़ी सी जी। अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब मान लीजिए एक अपराध है देशद्रोह। देशद्रोह का जो नाम बदल दिया गया, देशद्रोह को नाम राष्ट्रद्रोह कर दिया गया। नहीं, राजद्रोह था, इसका नाम हम लोगों ने बदल के देशद्रोह कर दिया है। हाँ, राजद्रोह होता था सेडिशन का नाम बदल के हम लोगों ने देशद्रोह कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए देशद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर कैसे दर्ज होगा, देश के हिस्से को देश के अलग करने की बातें करता है या फिर कोशिश करता है या फिर भड़काता है किसी को, तो इस केस में क्या होगा, उसके ऊपर देशद्रोह का भड़काऊ भाषण देते हैं, बिल्कुल आवाज वाली बात करते हैं, उनके ऊपर ये देशद्रोह लगेगा। बिल्कुल। मान लीजिए कुछ विश्वविद्यालय भी होते हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, कहीं विश्वविद्यालय में कुछ अलग अलग धरने दिए जाते थे कभी, अगर उस प्रकार के धरने अगर अब दिए जाएंगे तो उनके ऊपर देशद्रोह का विश्वविद्यालय है, इसमें थोड़ी सी मेरी आपत्ति है। जिस जेएनयू का बिना नाम लिए आप बात करना चाहते हैं, नई सरकार जो अभी गठित हुई है उसमें विदेश मंत्री और वित्त मंत्री उसी जेएनयू से हैं, और अगर जेएनयू नहीं होता तो तमाम लोग नहीं होते। हाँ ठीक है, उसमें कोई व्यक्ति जा रहा है, उसकी क्या व्यवस्था है, वो क्या सोच रहा है, तो उसके लिए विश्वविद्यालय को या किसी संस्था को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने बिल्कुल विश्वविद्यालय को इसमें दोषी नहीं ठहराया है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैंने एक पर्टिकुलर व्यक्ति की मैं पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करता हूँ जी। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है देश के हिस्से को अलग करने की बात करता है या फिर देश में अलगाव की बातें करता है, तो उसके ऊपर देशद्रोह जी, या फिर वो सेपरेटिस्टिक मतलब भावनाओं से यानी अलगाव की भावनाओं को समर्थन करता है, तो भी उसके ऊपर भी क्या होगा, कार्यवाही की जाएगी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके। अच्छा, देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता को भी अगर कोई उससे खतरा है एक व्यक्ति से, तो उसके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब एक सेक्शन है सेक्शन 377, यानी कि जिसको कहते थे सेम सेक्स रिलेशनशिप, यानी कि एक पुरुष का एक पुरुष से, एक महिला से जो संबंध हुआ करता था उसको अपराध नहीं माना, उसको अपराध से हटा दिया गया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं इसको भी अपराध से हटाया गया है, सेक्शन 377 था ये। अब आगे बढ़ता हूँ
पांचवा मान लीजिए, ये अभी तक हम लोगों ने आईपीसी की बात की, आईपीसी को जो बदला गया है। अब बात करते हैं सीआरपीसी का रिप्लेसमेंट। एक जीरो एफआईआर नाम की चीज होती है शशांक। जीरो एफआईआर क्या होती है कि मतलब अपराध कहीं भी हो हाँ। तो दर्ज करना है थाने को, अगर मतलब उस क्षेत्र में आए ना आए। मान लीजिए आपने अपराध, आपके क्षेत्र में आप थानेदार हैं और आपके थाने में एक कोई केस आता है जो आपके क्षेत्र का नहीं है। बहुत साधारण भाषा में बताऊंगा कि आपके क्षेत्र का वो केस नहीं है, आप थानेदार हैं, लेकिन फिर भी आपको वो केस दर्ज करना होगा। आप वो केस आप दर्ज कर सकते हैं, वो जीरो एफआईआर में आएगी। जीरो एफआईआर में क्या होगी, आपको वो केस दर्ज करके जिस थाने का जिस क्षेत्र का वो केस है वहाँ पे आपको भेज देना, उस थाने में भेज देना है। अब दूसरा क्या आता है, फॉरेंसिक आता है। सीआरपीसी में एक फॉरेंसिक आता है। मान लीजिए जिस क्राइम में 7 साल या उससे ज़्यादा की सजा है, उस केस में फॉरेंसिक, छोटा सा संशोधन, सीआरपीसी को बदल दिया गया है, वो बदल दिया। हाँ, उसे किया गया है क्रिमिनल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसको कर दिया गया है। बिल्कुल, तो अब हम लोग सीआरपीसी नहीं बोलेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किया गया है। तो फॉरेंसिक की बात कर रहा था शशांक। फॉरेंसिक में क्या होगा कि मान लीजिए 7 साल की कोई ऐसी कोई भी सजा है जो 7 साल से है या फिर 7 साल से ऊपर तक की सजा में कोई भी अपराध ऐसा है, उसमें फॉरेंसिक जांच करवाना आवश्यक है। फॉरेंसिक टीम जाएगी, वीडियोग्राफी करेगी, फोटोग्राफी, हर एक चीज़ करेगी। तीसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब मान लीजिए किसी केस की मतलब सुनवाई या पूछताछ में ऑनलाइन की जा सकती है, इस तरीके की चीज़ें की। अच्छा, अब यहाँ पे लोगों का सवाल उठना भी जायज़ है कि अगर मान लीजिए आप सुनवाई कर रहे हैं जज साहब और थानेदार वहाँ से अंदर से टॉर्चर करते हुए, ठीक है, कुछ भी बयान दिलवा दे, इस तरीके की मतलब कुछ में यहाँ पे लोगों के अंदर शंका है, शंका की भावना थोड़ी सी आ रही है कि ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड की वजह से। किसी डिवाइस में मान लीजिए अगर कोई सबूत है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात कर रहा हूँ, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे फ़ोन या फिर कैमरा, किसी में सबूत है तो उसको एज अ प्रूफ यूज़ कर सकते हैं, ये आप मान के चलिए। अब मैं बात करूंगा इस कानून में, सीआरपीसी में एक और चीज़ आया है, बेल में जो बदलाव हुआ करता था कि आप पर्सनल बॉन्ड दे देते थे, उसके बाद आप रिहा हो जाते थे, ये चीज़ हुआ करती है। लेकिन ऐसे अपराध में जिसमें मतलब फांसी है या फिर आजीवन कारावास है, ऐसे में पर्सनल बॉन्ड के जरिए आपको बेल नहीं मिलने वाला है। ये भी एक बड़ी खबर है, कोई जेल में रहते हुए बेल नहीं पा पाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और सर्च ऑपरेशन की बात करते हैं, ठीक है, कि कोई पुलिस वाला आया, सर्च ऑपरेशन के नाम पे धड़ाधड़ घुस गया। लेकिन अब क्या होगा, सर्च ऑपरेशन के दौरान अगर आप सर्च ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी वीडियोग्राफी करनी अनिवार्य होगी। वीडियोग्राफी के बिना आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है, आपको वीडियोग्राफी करनी आवश्यक है। कुछ चीज़ों के लिए समय सीमा तय की गई है, जैसे मान लीजिए कोई एक रेप विक्टिम है, उसकी जो रिपोर्ट टेस्ट होती है 7 दिन के अंदर होनी चाहिए, ये एकदम कंफर्म कर दिया गया है। बिल्कुल, प्रशासन की और पुलिस की। अब मैं तीसरे जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब मैं तीसरी चीज़ पे आऊँगा जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इसमें क्या बदलाव हुए हैं मैं इसको बता देता हूँ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इसका बदलाव है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो होते थे मोबाइल फ़ोन में अगर या फिर कहीं भी चीज़ मैंने बताया वो एक्सेप्टेड रहेंगे। पहले ये तक फॉरेंसिक करवाओ, लेकर आओ, वहाँ की रिपोर्ट लगेगी तब लगेगा, लेकिन अब क्या है कि नहीं ये वैलिड है। और पुलिस एविडेंस भी जो होंगे वो भी एक्सेप्टेड होंगे। ये पूरी जानकारी जो थी ये थी तीनों कानून के बारे में, कुछ जानकारियां थी यहाँ पे। अब ये जो कानून है 1 जुलाई 2024 यानी कल से लागू हो चुका है और अब जो केसेस दर्ज होंगे, ठीक है, 1 जुलाई से पहले जो भी मुकदमे दर्ज हुए होंगे वो पुराने कानून के हिसाब से दर्ज होंगे, ठीक है, जो भी मुकदमे रहेंगे नए हैं वो नए नाम और नई धाराओं के तहत ये जो केसेस हैं वो आने शुरू हो गए हैं। पहला केस भी आ चुका है और ये जो अब उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है वो इस नए कानूनों के बदौलत की जाएगी, इनके बेसिस पे की जाएगी। ये पूरी रिपोर्ट थी, ये तीनों नए कानून के बारे में शशांक। चलिए, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो ये 3 नए कानून जिसके बारे में हमारे सहयोगी उत्कर्ष आपको जानकारी दे रहे थे। अब दीवान साहब का काम जैसा पहले हमने बताया कि बढ़ गया है, अब उनको आईपीसी की जगह लिखना है। दीवान लोगों का भी काम बढ़ा है और वकील भी इससे काफ़ी नाराज़ हैं। हाँ, उनका भी काम बढ़ गया, वकीलों पढ़नी पड़ेगी। वकीलों की नाराज़गी है। अब नाराज़गी का जो भाव वो किस लिए है, क्यों है, ये जानेंगे किसी वकील से अगर कभी मिलते हैं हम तो बात करेंगे जरूर। ठीक है, इस पर भी हम डिस्कस करते हैं। बाकी का आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।